स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया न्यूज हिमाचल के इसी अधिवेशन में। आपको ये बता दें कि लगातार क्योंकि कोरोना काल में सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी बरकरार हैं और सरकार लगातार इन चुनौतियों से निपट रही है, लेकिन ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या हो, क्योंकि सरकार के द्वारा निपटते समय जो चुनौतियां विपक्ष के द्वारा खड़ी की गई इस सत्र में उसी पर चर्चा होगी। दो बेहद खास मेहमान इस सत्र में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस सत्र में हमारे साथ राकेश सिधा जुड़ रहे हैं जो कि विधायक हैं सीपीआईएम के, और इसके अलावा हमारे साथ रणधीर शर्मा भी जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रंजना। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आयुष। अपने आप में ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मौजूदा हालातों में सरकार की चुनौतियां, उस पर होती राजनीति और राजनीति में कितनी सकारात्मकता और नकारात्मकता, ऐसे में देश के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से, अन्य सहयोगी दलों का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि इस खास सत्र को लेकर इस अधिवेशन के जरिए हम आपके बीच पहुंचे हैं, जहां पर चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपीआईएम की तरफ से राकेश सिंघा साहब हमारे साथ हैं, इसके अलावा नेता हिमाचल बीजेपी रणधीर शर्मा सर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज हिमाचल पंजाब पर। रणधीर जी, अगर आप आवाज मिल रही है तो मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। प्रदेश में सरकार है आपकी, ऐसे में मौजूदा हालातों में हिमाचल कहां खड़ा है? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी, उस पर कोरोना की दूसरी लहर और अब वैक्सीनेशन को लेकर आ रही समस्या, हिमाचल कहां खड़ा है? निश्चित रूप से कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में हमारे पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में स्थितियां चिंताजनक हुई थी, परंतु सरकार के प्रयासों से, समाज के सहयोग से स्थिति में सुधार हुआ है जी। आपने देखा हमारे प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़ा है, 90% तक जा पहुंचा है, और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनमें भारी कमी आई है। कहाँ हम 58,000 तक एक्टिव केसेस पहुंच गए थे, और अभी ये संख्या हमारी जो है वो 11,500 12,000 तक पहुंच गई है जी। इसी तरह से मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, उसमें भी गिरावट आनी शुरू हुई है। 70 तक प्रतिदिन का आंकड़ा पहुंचा था, अभी पिछले कल 35-36 मौतें हुई हैं। तो इसलिए स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है जी। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सराहनीय प्रयास किए। हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने, विशेषकर जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत की। कोरोना योद्धा जिनको हम कहते हैं, इनकी परिश्रम का भी ये परिणाम है, और कुल मिलाकर स्थितियों में सुधार हो रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आंकड़ों में यहाँ पर गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और ये एक अच्छी खबर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और ये समझने की जरूरत है कि त्रासदी बहुत ज्यादा बड़ी है। राकेश सिंघा साहब, ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विपक्ष की भूमिका क्या है, सत्ता पक्ष के साथ आपका तालमेल कैसा है और क्या मानना है आपको, ये तालमेल सही चल रहा है जनहित के लिहाज से? राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राकेश जी से आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रणधीर जी, मैं रुख आप ही का करना चाहूंगी क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का यही कहना है कि वैक्सीन गुल है, दावे फुल हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल कहां खड़ा है? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश में विपक्ष का सवाल है जी, विपक्ष, मैं समझता हूं इस दौर में जो एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका होती है, एक रचनात्मक भूमिका जो रहती है, उसको निभाने में विफल रहा है जी। ये ठीक है, विपक्ष की जिम्मेवारी है वो सत्ता पक्ष की आलोचना करे, कमियों को उजागर करे, परंतु आपदा के समय, संकट के समय, महामारी के समय हर छोटी कमी को उजागर करना या इस तरह की बयानबाजी दे देना जिससे समाज में डर का वातावरण पैदा हो जाए, हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट हैं कोरोना के, उनमें भय का वातावरण पैदा हो जाए, कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिर जाए, ऐसी बयानबाजी से, ऐसे आपदा के समय, महामारी के समय बचना चाहिए। परंतु हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेताओं ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तरह की बयानबाजी करके हिमाचल में स्थितियों को बिगाड़ने में भूमिका अदा की है।
सहयोग करने की बजाय। और बहुत जहां ज्यादा तक जरूरी है। वैक्सीनेशन, बिल्कुल बिल्कुल रणधीर जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष भी इस वक्त अपनी भूमिका को समझे और महामारी के दौर में कम से कम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिहाज से हम बच जाए, क्योंकि समय बचेगा तो राजनीति भी हो जाएगी। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राकेश जी से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच रणधीर जी, जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति में है। एक आंकड़ा मेरे पास भी कि 34% आबादी को ही हिमाचल में अभी तक वैक्सीन लग पाई है। और एक बड़े स्तर की अगर मैं बात करूं, रिपोर्ट्स तमाम जो सामने आ रही हैं, हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70 से 80% आपको वैक्सीनेशन करना ही होगा। ऐसे में इस जंग को हम कैसे जीतेंगे? नहीं लगता कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये तमाम महत्वपूर्ण महीने खो दिए ये सोचकर कि कोरोना चला गया? सिर्फ सरकार ने नहीं, समाज ने भी यह समझा कि कोरोना चला गया। निश्चित रूप से ये परेशानी का विषय है जरूर, परंतु मैं इसमें केंद्र सरकार को, देश के वैज्ञानिकों को विशेषकर से इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले साल ही कोरोना महामारी आई और 1 साल के अंदर हमारे देश में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बन गई। इतिहास गवाह है, महामारियां आती थी, वर्षों लगते थे वैक्सीन बनने को, दूसरे देशों में बनती थी, वहां से लाने में वर्षों लग जाते थे जी। परंतु इस बार हमारे देश में, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, उसके ट्रायल में पास हुए और कंपनियां बना रही। अब ये ठीक है, वैक्सीन की गुणवत्ता भी रखनी है, इसलिए जो कंपनियां बनाने वाली हैं उन पर पूरा जो है सरकार का नियंत्रण और जिसको कहते हैं पूरी देख रेख में वो हो। और धीरे धीरे हमारी केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ाई है। अब 13 कंपनियां इस देश में वैक्सीन बनाना शुरू कर रही हैं। निश्चित रूप से जब वैक्सीन का निर्माण बढ़ेगा, ज्यादा संख्या में वैक्सीन बनेगी तो ज्यादा संख्या में लगेगी। और मैं ये मानता हूं जो वैक्सीन लगाने का प्रोसेस है बहुत ही व्यवस्थित रहा है। सबसे पहले 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन लगाई गई, कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाई गई जी। फिर 45 से 60 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, बड़े चरणबद्ध ढंग से, व्यवस्थित ढंग से वैक्सीन लगाई गई। परंतु जो 18 से 44 साल के बीच के युवाओं को वैक्सीन लगनी है जी। ये वैक्सीन लगाने का एक तो समय ऐसा जब अधिकतर प्रदेशों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगा जी। और ऐसे समय में वैक्सीन भी कंट्रोल संख्या में ही हमें उपलब्ध रही। उस स्थिति में व्यवस्थित ढंग से वैक्सीन लगे, जो एक सेंट्रल पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये वैक्सीन लग रही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सराहनीय प्रयास है कि उसमें ना तो कोई पक्षपात है, ना भेदभाव है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो स्लॉट में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, उनको वैक्सीन लग रही है। कोशिश है सरकार की बिल्कुल रणधीर जी, ज्यादा प्रोडक्शन हो और जल्दी ही किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है और ना ही होना भी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया और यही वजह के जहन में मेरे सवाल भी उठा कि रजिस्ट्रेशन को लेकर ही बहुत बड़ी तादाद में लोगों को परेशानी हो रही है। ऑनलाइन स्लॉट्स बुक नहीं हो पा रहे, सेकंड्स में फुल हो जा रहे हैं। ऐसे में हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया है कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही रहेगा, वो भी तब जब देश के कई राज्यों ने इसे हटा दिया है, ऑफलाइन कर दिया है कि आप डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं, क्योंकि परेशानी लोगों को लगातार आ रही है। हिमाचल में ये कदम कब उठाया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके? देखिए, अभी कोरोना कर्फ्यू में इस तरह को खोल देना, फिर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ इकट्ठी होगी, अपना जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन नहीं होगा और फिर से बीमारी को बढ़ाने का एक प्रयास होगा। इसलिए बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से ये वैक्सीनेशन लगाने का काम चला है। ये ठीक है कि जब अगर वैक्सीन सेंटर पे जैसे 10 टीकों का एक वो होता है, उसमें अगर कोई बचते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के भी वैक्सीनेशन हो सकती है, परंतु वो बड़े कम युवाओं की होगी। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उस संख्या के अनुपात में वैक्सीनेशन कम उपलब्ध है। परंतु केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये जो गैप है इसको भरा जाए और हमारा लक्ष्य है कि 2021 में पूरे देश में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए।
लेकिन सर कुछ तो अल्टरनेटिव आपको निकालना होगा ना, क्योंकि एक तरफ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा बड़ी तादाद में, खासतौर पर शहरों का मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, अभी तक तो ग्रामीण अंचल पर मैं आई भी नहीं हूँ। ऐसे में आप एक तरफ कहते हैं कि आपको मैनेजमेंट भी देखना है कि दोबारा से भीड़ इकट्ठी ना हो, जो कि एकदम वाजिब बात है, लेकिन सरकार को किसी ऑल्टरनेटिव के साथ तो आना होगा। ऐसे इस धीमी रफ्तार से अगर आप आगे बढ़िएगा तो अभी तो थर्ड वेव को लेकर भी लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या कुछ रोड मैप है सरकार का? नहीं, देखिए, जितनी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जो टारगेट वैक्सीनेशन करने का होता है वो पूरा हो रहा है जी। ये ठीक है कि जैसे मैंने कहा, वो गैप है, वैक्सीनेशन लगवाने वालों की संख्या ज्यादा है जी। वैक्सीनेशन उपलब्ध कम है। ऑनलाइन जो स्लॉट होता है वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही भर लिया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे लोकल लोग भी कई बार उस प्रोसेस से अपने आप को वैक्सीनेट कर चुके हैं। जी। लोकल लोगों का भी आता है, गांव में बैठे भी जो युवा समय से तुरंत उसको कर स्लॉट को कर देते हैं अप्लाई, तो उनको मिल जाता है जी। पर निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने कहा गैप ज्यादा है, जो वैक्सीनेशन लगाने के इच्छुक लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वैक्सीनेशन कम उपलब्ध है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं। जो वैक्सीनेशन लग रही है वो उसी पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होती है उसी के माध्यम से लग रही है, और निश्चित रूप से आवश्यकता है वैक्सीनेशन की संख्या बढ़े, टीकाकरण की संख्या बढ़े, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा कि अभी भी आपने जिक्र किया कि केंद्र और राज्य का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा चल रहा है और उसी के तहत आप आगे भी इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान में खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया कि वैक्सीन की प्रदेश में भारी कमी है, कोविशील्ड ही बची है, कोवैक्सीन तो आ भी नहीं रही। ऐसे में आने वाले दिनों में, खासतौर पर जून के पहले हफ्ते में स्पुतनिक को लेकर उन्होंने जिक्र किया, कि कोवैक्सीन को लेकर भी जिक्र किया कि जल्द ही उसको भी अब यहाँ पर लाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तालमेल कैसे फिर बढ़िया चल रहा है? नहीं, तालमेल का मतलब ये नहीं, अगर जैसे मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 18 से 44 साल के बीच की संख्या बहुत ज्यादा है, उस अनुपात में वैक्सीन कम आ रही है। मुख्यमंत्री तो चाहते हैं ज्यादा आए, परंतु केंद्र सरकार को सभी प्रदेशों की जो आबादी है उसके आधार पर ही फैसला लेना है। और तालमेल इस बात का है कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ा दी है जी। उनकी प्रोडक्शन जो क्षमता थी उनको बढ़ा दिया है। इसलिए उम्मीद है कि जल्दी उनका निर्माण अधिक संख्या में होगा और हमें भी अधिक संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो निश्चित रूप से ज्यादा लोगों को वो वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन परिस्थितियों में जब सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती होती है, ऐसे में राकेश सिंघा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको आवाज मिल रही, तो सवाल आपसे सबसे पहले यही लेना चाहूंगी कि इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में, कोरोना महामारी में विपक्ष की भूमिका क्या है, सत्ता पक्ष के साथ आपका तालमेल कैसा चल रहा है, और आपका खासतौर पर क्या मानना है कि जनहित के लिहाज से ये ठीक है? आप दोहरा सकते हैं, आपने क्या प्रश्न मेरे से पूछा है? राकेश सिंघा साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल मिली है। सवाल ये है कि इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष की सर भूमिका क्या है, किस तरीके से सत्ता पक्ष के साथ आपका तालमेल है, और जनहित के लिहाज से, जनता के आने वाले भविष्य के लिहाज से ये कितना ठीक या फिर नहीं ठीक चल रहा है? देखिए, हमारा जो रोल है जी। जो सरकार की जो कमियां हैं इस महामारी के चलते हुए, उन कमियों को पॉइंट आउट करना है। आप जानते हैं कि शुरू से पूरी सरकार की दिशा कोरोना महामारी को लड़ने के लिए गलत रही है, और अभी भी मैं ऐसा एहसास करता हूं जी। अभी भी ये ट्रैक पर नहीं आए हैं। और इसलिए जो हमारा वाला पक्ष है, जो साइंस के आधार पर निर्धारित है, वही इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम होगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जिस समय ये पहला वेव आया, ये स्पष्ट था कि दूसरा वेव भी आएगा, बीच में हमें समय मिला, उस समय में दूसरे वेव की तैयारियां हमारी सरकार को करनी चाहिए थी। ज्यादा जिम्मेवारी भारत सरकार की थी, लेकिन राज्यों की भी अपनी अपनी जिम्मेवारियां थी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, अब ये तो किसी को पता नहीं था कि म्यूटेट ये जो वायरस करता तो रूपरेखा क्या होती, वो तो अब मालूम हो रहा है
कि म्यूटेट कर कर इसकी रूपरेखा बदल गई। पहले वाले वेव में ये गले में ही बैठता था, समय देता था, लेकिन दूसरे वेव में म्यूटेशन के बाद ये वायरस सीधे लंग में जाता है। लेकिन इतना तो मालूम था हमें पहले वेव में कि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए हमारे देश में वो सरकारें भी है। केरला की सरकार, जब पहली मृत्यु केरला में हुई तो केरला की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट का प्रबंध किया। 58 करोड़ में प्लांट खड़ा किया गया और 6 महीने के अंदर प्लांट तैयार किया गया। और जब तक सेकेंड वेव आई तो केरला सरकार के पास, उनके स्वास्थ्य विभाग के पास इतना ऑक्सीजन था कि अपने जो मरीज है जो कोरोना से अफेक्टेड थे उनको तो ऑक्सीजन हिमाचल दिया में सर, दिया। आपने अपने स्तर पर हिमाचल में क्या किया? राज्यों को उन्होंने दिया, लेकिन हमने तो कोई प्रबंध नहीं किया। सिंघा साहब, केरल की भी बात हम कर लेंगे, फिलहाल हिमाचल प्रदेश पर आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने अपने स्तर पर क्या किया? बोलिए। हिमाचल की तो वही तो मैं बात कह रहा हूं। आज अगर हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ऑक्सीजन जिस मात्रा में और जो लगातार उसको मिलना चाहिए, अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन जो मरीज को मिलना चाहिए, हम किसी भी हॉस्पिटल में देने में सक्षम नहीं हो रहे। हम तो मरीज हॉस्पिटल में आता है, फिर प्रबंध करते हैं कि ऑक्सीजन कहां से ले आए, फिर बद्दी से ऑक्सीजन चलेगा। और हालात ये है कि जो सिलेंडर कहीं से भी हमें आ रहे हैं, पूरी मात्रा ऑक्सीजन की उसमें होती नहीं है। तो इसलिए ये कमी पेशियां हैं आज, यही नहीं। सिंघा साहब, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में ब्रह्मास्त्र है हमारे पास वैक्सीन, ऐसे में लोग नहीं जा रहे। और सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहा है। विपक्ष का कहना है कि कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सर सवाल सुन लीजिए, सिंघा साहब सवाल सुन लीजिए। विपक्ष का कहना है कि कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि ये कुछ लोग हैं कौन, क्योंकि एक तरफ जागरूकता एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, लोगों को जागरूक करना। पहले कोरोना महामारी, अब फंगस आ गया, ऐसे में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। ये कुछ लोगों को पकड़ना बड़ी चुनौती हो गया है। नहीं, ये तथ्य बिल्कुल नर आधार तथ्य हैं। आप देखिए जो 18 से 44 साल वाले हैं जी, हमारे राज्य में जो पहला ये जो 31 मई तक चलना है वैक्सीनेशन का दौर, 1,06,000 अवेलेबल है। और 1,06,000 में वो जो हमारे राज्य का नौजवान है या इस उम्र में 18 से 44 साल की उम्र का है, वो सारा इसलिए नहीं लगा सका 1,07,000 की बुकिंग दिल्ली से वालों ने कर दी, वो चंडीगढ़ वालों ने कर दी, हरियाणा पंजाब ने कर दी। हमारे यहाँ पर जनजातीय इलाका है लाहौल स्पीति में, जो उनका कोटा था सिर्फ आधा कोटा इस्तेमाल हो पाया। मैं दिल्ली वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंजाब वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं हरियाणा वालों के खिलाफ नहीं हूं, देश के किसी भी कोने वाले के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये जो योजना बनाई है कि राज्यों में इवनली हम इस, तो वो जो तौर तरीका हमने इख्तियार किया इतना फॉल्टी है कि बाहर वाला लगा के जा रहा है। लोग एक एक दिन पहले बैठ जाते हैं और जहां उस स्थान को जाते हैं जहां इंटरनेट फैसिलिटी फास्टेस्ट है। मुझे बताएं, जो गरीब आदमी जनजातीय इलाके में रहता है या देहात के अंदर रहता है, जो दलित है, जो मजदूर है, गरीब किसान है, जिसके पास ना मोबाइल आपका, बिल्कुल ये तमाम बड़ी समस्या है जहां पर लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में परिस्थिति आने वाले समय में क्या कुछ होगी वो भापा जा सकता है। शर्मा साहब, लगातार हाल ही में आपने जो बयान दिए एक के बाद एक, उसमें ये कहा गया है कि विपक्ष निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है, रचनात्मक भूमिका में नहीं नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो आपकी जिम्मेदारी थी आप बखूबी नहीं निभा पाए, उसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। संवैधानिक तरीके से तो अधिकार है ना विपक्ष का सवाल पूछने का। निश्चित रूप से मैंने कहा विपक्ष की भूमिका है कि वो आलोचना करे, सवाल पूछे, कमियों को उजागर करे। परंतु एक आपदा, महामारी और ऐसे संकट के समय में सिर्फ आलोचना ही करना
यही एक भूमिका नहीं रह जाती है। विपक्ष की भी भूमिका है, वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी जनता को जागरूक करे, वो लोगों में भ्रम का वातावरण पैदा ना करे। हम इस तरह के बयानबाजी कर देंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल जाएंगे मौत हो जाएगी, उसी का परिणाम तो है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो समय पर हॉस्पिटल नहीं आते। ये भ्रम कौन फैलाता है? जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज हॉस्पिटल आता था, उसकी एडमिशन भी होती थी, उसको ऑक्सीजन भी मिलती थी। परंतु विपक्ष के नेताओं ने अखबारों की सुर्खियों में, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी की, इस तरह की बयानबाजी करके एक डर का वातावरण, माहौल पैदा किया। इन्होंने तो उन कोरोना योद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिया, उनका भी मनोबल गिराया। मैं समझता हूं ये तो हमारे कोरोना योद्धाओं की हिम्मत है, समाज का सहयोग है, सरकार के प्रयास है, जिसके कारण आज स्थिति नियंत्रण में आई। आज हमारे एक्टिव केसेस कम हुए, आज मौतों के आंकड़े में कमी आई, आज रिकवरी रेट बढ़ा है। परंतु विपक्ष अभी भी आलोचनात्मक रवैया अपनाया हुआ है, यह चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर इन तमाम परिस्थितियों की गंभीरता को समझना। बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने स्तर पर सहयोग करें, क्योंकि जनता के हित का सवाल है। बहुत शुक्रिया रणधीर शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के। राकेश सिंघा साहब आप भी हमारे साथ जुड़े। ये सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी में सरकार की चुनौतियां पहले ही बहुत बड़ी है। इन सब के बीच राजनीति, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, प्रदेश और देश के लिहाज से इस समय कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का। और यही वजह के सत्र को लेकर हम आप सभी के बीच पहुंचे। यहां फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। लौटेंगे ई अधिवेशन में अगले सत्र के साथ, जिसका नाम है कोरोना काल में कितनी सेवा की गई और कितनी सियासत हुई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चर्चा का हिस्सा बनेंगे हमारे खास मेहमान विक्रमादित्य सिंह, विधायक है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा हिमाचल से बीजेपी नेता प्रवीण शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे संपादक दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सत्र का हिस्सा बनेंगे। और मेरे सहयोगी अतुल, माफ कीजिएगा, आयुष चित्रांश इसका संचालन करेंगे। और लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ।